नमस्कार साथियों। तो हमने बात कर ली थी राजस्थान के भौतिक शहरों में जो पश्चिमी मरुस्थल है और अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी। तो आज हम चर्चा करेंगे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पार्ट नंबर 3, उसके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसका जो उत्पत्ति है, विस्तार है और वर्गीकरण है, इसके बारे में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है उसकी हमने शुरू में भी चर्चा की थी और एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर कि इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में हुई थी न्यूटन महाकल्प में हुई थी प्लीस्टोसीन काल में। और न्यूटन महाकल्प को क्या बोला जाता है? नियोजोइक एरा, नियोजोइक एरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई थी? प्लीस्टोसीन काल में न्यूटन महाकल्प में हुई थी, नियोजोइक एरा कालखंड में। तो प्रारंभ में यानी प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में जो गंगा और यमुना नदियां हैं, गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या जलोढ़ों के जमाव से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में गंगा और ये जो यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या जलोढ़ों के जमाव के क्षेत्र से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। अब इसके विस्तार की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार में सर्वप्रथम आता है कि इसका क्षेत्रफल है वो राजस्थान में कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है राजस्थान में 23.6%। 23.6% इसका राजस्थान में क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की 40%। 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो जिले हैं उनकी बात करें तो कुल जिले आते हैं 10 जिले। 10 जिले यहाँ पर स्थित हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है और क्षेत्रफल यहाँ का कम है, तो इसलिए यहाँ का जनघनत्व क्या हुआ? सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो विस्तार में बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है 23.6%। जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 40% और जिले आते हैं यहाँ पर 10। तो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है और क्षेत्रफल यहाँ का कम है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ? वो हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं की बात करें हमें तो विशेषता में सर्वप्रथम आता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर ये क्या है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। क्या है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होने के कारण ये सर्वाधिक
उपजाऊ क्षेत्र है। और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। ये क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण ये क्या है? सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। और सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होने के कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि संभावना वो क्या है? अधिक होती है। तो कृषि संभावना अधिक होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसके कारण यहाँ का जनघनत्व क्या है? सर्वाधिक है। तो ये बात हो गई इसकी विशेषताओं की। और यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है बांगर और खादर को लेकर। बांगर और खादर क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, इसको लेकर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बांगर और खादर के बारे में। तो जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसको दोमट मिट्टी, कांप मृदा और एमपी सोल भी कहा जाता है। एमपी सोल क्या है? जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम है। एमपी सोल क्या है? जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम। तो जलोढ़ मृदा के अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी और कांप मृदा। और इसका एमपी सोल क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब हम बांगर और खादर की बात करें। बांगर और जैसे ये कोई पहाड़ है, तो यहां से पहाड़ी क्षेत्र से जैसे कोई नदी निकलती है, तो यहाँ पर जो कंकर पत्थर वाली मृदा होती है, यहाँ पर जो कंकर है या पत्थर है वो मृदा होती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है भाबर। भाबर ही बोला जाता है इसी मृदा को। और जो निम्न भूमि में जो दलदली क्षेत्र होता है या दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है तराई। इसको तराई के नाम से जाना जाता है। तो ये भाबर और तराई है, राजस्थान में मृदा वो कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भाबर तराई है और राजस्थान में कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इस भाग पर जो मिट्टी का निर्माण होता है उससे बोला जाता है प्राचीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन जलोढ़ मृदा या बांगर। और इस क्षेत्र में जो मृदा का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको बोला जाता है खादर। पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी बहती है तो जो कंकर पत्थर वाली मृदा होती है उससे क्या बोला जाता है?
भाबर के नाम से जाना जाता है। और जो निम्न भूमि में दलदली मिट्टी होती है उसे बोला जाता है तराई के नाम से। तो राजस्थान के संदर्भ में जो भाबर और तराई मिट्टियां हैं वो कम देखने को मिलती हैं, राजस्थान में कम पाई जाती हैं। और जो ऊपरी क्षेत्र होता है यहाँ पर मृदा का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा, जिसे क्या बोला जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण होता है इस क्षेत्र में उसे बोला जाता है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको खादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन कांप मृदा है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन आ गया जैसे लूणी बेसिन है, बी है चंबल बेसिन, सी है बनास बेसिन, और डी आ गया माई बेसिन। तो इनमें से जो प्राचीन कांप मृदा है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो सर्वप्रथम देखें कि प्राचीन कांप मृदा, तो कांप मृदा किसे बोला जाता है, कांप यानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का ही दूसरा नाम क्या है, कांप मृदा नाम है। तो प्राचीन कांप मृदा या प्राचीन जलोढ़ मृदा जिसको क्या बोला जाता है, बांगर के नाम से बोला जाता है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, इसका सर्वाधिक विस्तार है लूणी बेसिन। जो लूणी बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मृदा या बांगर मिट्टी है वो पाई जाती है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है या खादर है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है चंबल बेसिन के अंतर्गत। जो चंबल बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो गया लूणी बेसिन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना। आगे हम बात करें इसके वर्गीकरण की। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण है, इसकी बात करें। इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। एक है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन, और 3 नंबर है माई बेसिन। तो इन 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। एक है चंबल बेसिन, दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन, और तीसरा है माई बेसिन। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें, चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है बीहड़ क्षेत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं कि बीहड़ क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक विस्तार कौन कौन से जिलों में है, और सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है वो कहाँ पर है, इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इसके आगे हमें चर्चा करेंगे। बनास बाणगंगा बेसिन है, इसके अंतर्गत आता है पिडमांट का मैदान, दूसरा आता है खेराड़ प्रदेश, और तीसरा है रोही का मैदान। माई बेसिन की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है 56 का मैदान, दूसरा है कांठल का मैदान, और 3 नंबर आता है बांगड़े प्रदेश। तो ये इनमें
कि कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हमें जो चंबल बेसिन है उसको। तो जो चंबल बेसिन है इसमें आता है बीहड़ क्षेत्र है। तो जो बीहड़ क्षेत्र है वो किसे बोला जाता है? तो जो चंबल नदी है वो बहती है अपने सामान्य मार्ग में, और जब चंबल नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका जो जल है वो इसके आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो जल है वो इसके आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है, और जब इसमें पानी की मात्रा कम होगी तो जो आसपास के क्षेत्रों में जल गया वो वापस इसके अंदर आकर मिलता है, और साथ में यहाँ की जो मिट्टी है इसको बहाकर नदी के अंदर ले जाता है। जो यहाँ की जो मिट्टी है इसका क्या करता है? अपरदन करता है, और मिट्टी को यहाँ से ले जाने के कारण यहाँ पर अवनालिका या खाइयों का निर्माण होता है। अवनालिका या खाइयों का निर्माण होता है, और मिट्टी का क्या करता है? अपरदन करता है, तो इसको बोला जाता है अवनालिका अपरदन। इसे क्या बोला जाता है? अवनालिका अपरदन। और अवनालिका अपरदन होने के कारण यहाँ पर निर्माण होता है उबड़ खाबड़े स्थलाकृतियों। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस स्थलाकृतियों को क्या बोला जाता है? उत्खात स्थलाकृतियां इन्हें बोला जाता है। और जो उत्खात स्थलाकृतियां होती हैं इनका जो ऊपरी भाग होता है उसको बोला जाता है डांग, और जो निम्न भाग होता है उसको बोला जाता है खादर। जो उच्च भाग होता है स्थलाकृति का उसको बोला जाता है डांग, और जो निम्न भाग होता है उसको बोला जाता है खादर। और खादर का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो खादर का सर्वाधिक विस्तार है चंबल बेसिन के अंतर्गत। और यहाँ पर जो अवनालिका अपरदन है या उत्खात स्थलाकृतियां बनती हैं, यहाँ पर होता है घने जंगलों का विकास। घने जंगलों का विकास होता है जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो घने जंगलों का विकास होता है तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बीहड़। तो बीहड़ शब्द की परिभाषा क्या हो गई? तो बीहड़ शब्द की परिभाषा हो गई कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से, अवनालिका अपरदन से निर्मित जो कंदरायुक्त क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? बीहड़ शब्द की संज्ञा दी गई है। जो चंबल नदी है उसके अवनालिका अपरदन से जो कंदरायुक्त ये क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि बीहड़ है इसका विस्तार है वो किन किन जिलों में है। तो जो बीहड़ है इसका विस्तार है 3 जिलों में, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है? तो वो है 2800 वर्ग किलोमीटर। 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बीहड़ क्षेत्र फैला हुआ है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है। धौलपुर में इसका विस्तार है वो क्या है? सर्वाधिक है। बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो वो है धौलपुर जिले में। और जो करौली है इसको बोला जाता है बीहड़ की रानी। बीहड़ की रानी किसे बोला जाता है? करौली जिले को। और इन तीनों जिलों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डांग प्रदेश। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डांग प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो डांग प्रदेश के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। डांग प्रदेश या दूसरा नाम है
दस्यु प्रदेश या डाकुओं का प्रदेश, दस्यु प्रदेश, ये भी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को इस नाम से भी जाना जाता है, दस्यु प्रदेश के नाम से भी। जो डांग प्रदेश है इसके अंतर्गत विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 2 विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। यहाँ के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने या जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यहाँ पर क्या चलाए गए हैं, 2 ही विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कौन कौन से विकास कार्यक्रम है, तो वो एक है कंदरा विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में, और ये कितने जिलों में संचालित है, तो ये है 8 जिलों में, 8 जिलों में। और दूसरा है डांग विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 में, ये भी 8 जिलों में संचालित है। तो यहाँ पर लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने या आर्थिक सामाजिक विकास हेतु 2 विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से। एक है कंदरा विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में। कितने जिलों में संचालित है ये योजना, 8 जिलों में। और दूसरा है डांग विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। इसकी भी शुरुआत कितने जिलों में संचालित है, 8 जिलों में। जो चंबल बेसिन के किनारे स्थित 8 जिले हैं उनमें ये दोनों विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है बीहड़ क्षेत्र। तो बीहड़ किसे बोला जाता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी ये अपने सामान्य मार्ग में बहती है, और जब इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका जो पानी है या जो जल है वो आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है, आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है। और जब इसमें पानी की मात्रा कम होगी तो ये जो जल है ये वापस इसके अंदर आकर मिलता है, और वापस इसके अंदर आकर मिलता है तो यहाँ से ये अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी का अपर्दन होता है और अवनालिका या खाइयों का निर्माण होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको अवनालिका अपर्दन बोला जाता है। और यहाँ पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो उनको क्या बोला जाता है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों को उत्खात स्थलाकृति, या इस क्षेत्र को कंदरायुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस कंदरायुक्त क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बीहड़। तो ये बात हो गई चंबल बेसिन के अंतर्गत बीहड़ क्षेत्र की। आगे हम बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की। बनास बाणगंगा बेसिन। तो इसमें आता है सर्वप्रथम है पिडमांट का मैदान, कि पिडमांट का मैदान कहाँ स्थित है। तो बनास नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है राजसमंद की, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में, वहां से इसका उद्गम होता है। या यहां से ये निकलती है, और यहां से निकलती है ये बहती है
राजसमंद में बहती हुई चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद बहती है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद है अजमेर, अजमेर के बाद है टोंक, और बाद में सवाई माधोपुर। और इसका लास्ट का जो स्थान है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल नदी के अंतर्गत मिल जाती है। तो जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, वहां से इसका उद्गम होता है या यहाँ से ये निकलती है। और राजसमंद में बहती हुई चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक से होते हुए सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो जो राजसमंद है यहाँ पर देवगढ़, राजसमंद देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिडमांट का मैदान। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, पिडमांट का मैदान कहलाता है। अब हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पिडमांट का मैदान है, पिडमांट का मैदान, मैदान का संबंध है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे पहले आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा आ गया हाड़ौती का पठार, और तीसरा आ गया अरावली प्रदेश, और 4 नंबर है पश्चिमी मरुस्थल। तो ये 4 ऑप्शन है दे दिए जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन रहेगा कि पिडमांट का मैदान का, पिडमांट का जो मैदान है इसका संबंध कौन से भौतिक स्वरूप से है, जो कौन सा भौतिक प्रदेश है उससे पिडमांट के मैदान का संबंध है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, तो इसमें उत्तर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इससे पिडमांट के मैदान का संबंध है। यहीं पर अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पिडमांट का मैदान है ये कहाँ पर स्थित है, अगर इसको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पिडमांट का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा कि जो पिडमांट का मैदान है ये अरावली प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। लेकिन इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पूर्वी मैदानी प्रदेश से। इसको पढ़ते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है, ये है अरावली प्रदेश के अंतर्गत। दूसरा आता है हमारा जो खेराड़ प्रदेश है उसके बारे में। तो जो खेराड़ प्रदेश है यह है जहाजपुरी, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक जिला है उसके मध्य का जो क्षेत्र है, बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है या प्रदेश है वो क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश। उसको खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जहाजपुरी भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश। पिडमांट का मैदान और खेराड़ प्रदेश दोनों ही कहाँ पर हैं, बनास नदी के किनारे। दोनों ही प्रदेश कहाँ पर हैं, बनास नदी के किनारे स्थित हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो खेराड़ बोली है, खेराड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो खेराड़ी बोली है वो कौन से जिले में
या कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है शाहपुरा भीलवाड़ा से जो बूंदी के मध्य का क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। और जो खेराड़ी बोली है ये 3 भाषाओं की या 3 बोलियों की मिश्रित बोली है। ऊपर की ढूंढाड़ी, बाद में आ गया हाड़ौती और तीसरी है मेवाड़ी। इन तीन ही बोलियां हैं। इन तीनों बोलियों की जो खेराड़ी बोली है ये मिश्रित भाषा है। तो खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा से जो बूंदी के मध्य का क्षेत्र है यहाँ पर खेराड़ी बोली बोली जाती है। और खेराड़ प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो ये है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का जो बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है खेराड़ प्रदेश। आगे है हमारा रोई का मैदान। रोई का मैदान तो जो जयपुर में बेराट की पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, जयपुर जिले में। तो वहाँ से जो नदी निकलती है वो दौसा से होते हुए भरतपुर और लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी यहाँ से निकलती है जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से। तो जो जयपुर और जो बाणगंगा और यमुना नदी हैं, बाणगंगा नदी कौन सी नदी में जाकर मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो जो बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का जो दोआब प्रदेश है, दो नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, दोआब के नाम से जाना जाता है। तो इनके बीच का जो दोआब प्रदेश है इसको क्या बोला जाता है, रोई का मैदान या रोही दोआब प्रदेश। कहीं पर ये भी लिखा होता है रोही दोआब प्रदेश। तो जो जयपुर में बेराट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का जो दोआब प्रदेश है इसको क्या बोला जाता है, रोही दोआब प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है माई बेसिन का। ये हो गया क्लियर। इसके बाद पढ़ते हैं हमें माई बेसिन, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण का तीसरा भाग। माही बेसिन तो ये हमारा दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत 3 जिले स्थित हैं। एक है प्रतापगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा और तीसरा है डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो माई नदी है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में चली जाती है। तो जो माई नदी है ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माई कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माई नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए गुजरात में प्रवेश
कर जाती है। किस प्रकार की आकृति बनाती है ये? यू वर्ण का निर्माण करती है। जो अंग्रेजी का यू वर्ण है उसका निर्माण करती है ये माई नदी। तो जो माई नदी है इसका जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ जिला, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है 56 का मैदान। क्या कहलाता है? 56 का मैदान। जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों या नदी नाली, जो नदी नालों का समूह है, नदी नालों का समूह है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। कहाँ पर स्थित है ये? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों में इसका विस्तार है। और जो माई नदी है इसका जो प्रतापगढ़ जिले में तटवर्ती भाग क्षेत्र है, तटवर्ती मैदान का जो निर्माण होता है प्रतापगढ़ जिले में माई नदी के किनारे, इसको बोला जाता है कांठले प्रदेश। यह कहाँ पर है? यह है प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत है। इसके बाद आता है वांगड़ का प्रदेश। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। मेवल की पहाड़ियां इन दोनों जिलों के मध्य स्थित हैं। तो जो माई नदी गुजरती है ये इस मेवल की जो पहाड़ियां हैं इनको बीच से गुजरने के कारण विखंडित कर देती हैं। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है इसके अंतर्गत जो विखंडित पहाड़ियों का मैदान है या विखंडित पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, विखंडित पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वांगड़ का, वांगड़े प्रदेश या वांगड़ का मैदान कहलाता है। इसका विस्तार है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के अंतर्गत। तो माई बेसिन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ पर एक नदी गुजरती है। वो कौन सी है? माई नदी। कहाँ से निकलती है ये? मध्य प्रदेश स्टेट से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद गुजरात की तरफ निकल जाती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है ये? 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है कर्क रेखा को? माई नदी। और ये यू वर्ण के जो अंग्रेजी का यू वर्ण है इसका निर्माण करती है। और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है इनके मध्य जो 56 ग्रामों या नदी नालों का जो समूह है, जो माई नदी है इसके किनारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत 56 ग्रामों या नदी नालों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है 56 का मैदान। इसका विस्तार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिलों के अंतर्गत। कांठल प्रदेश है वो है जो प्रतापगढ़ जिला है इसके अंतर्गत माई नदी के किनारे जो तटवर्ती मैदान का जो निर्माण होता है, जो तटवर्ती क्षेत्र है प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत माई नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कांठले प्रदेश कहलाता है। इसका विस्तार है केवल प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत। और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो मेवल की पहाड़ियाँ हैं इनके मध्य से माई नदी गुजरने के कारण ये इन पहाड़ियों को क्या कर देती है? विखंडित कर देती है। और विखंडित पहाड़ियों को विखंडित होने के कारण यहाँ पर जो विखंडित मैदान का निर्माण होता है या क्षेत्र का निर्माण होता है उससे क्या बोला जाता है? वांगड़े प्रदेश बोला जाता है। इसका विस्तार है डूंगरपुर और बांसवाड़ा
जिलों के अंतर्गत। और यहां पर एक आता है हमारा पुष्प मैदान या पुष्प क्षेत्र, कि जो पुष्प क्षेत्र है वो किसे बोला जाता है, तो पुष्प क्षेत्र बोला जाता है माई बेसिन को, क्योंकि यहां पर माई बेसिन के अंतर्गत सर्वाधिक महुआ होता है। महुआ की उपज सर्वाधिक कहाँ पर होती है, माई बेसिन के अंतर्गत। तो महुआ है, इसके जो फूल हैं इनसे शराब का निर्माण होता है। शराब का निर्माण किससे होता है, महुआ के जो फूल हैं इनसे शराब का निर्माण होता है, जिसके कारण इसको पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पुष्प क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या छप्पन का मैदान, कांठल प्रदेश और जो वांगड़ प्रदेश है, ये पुष्प क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प प्रदेश जो क्षेत्र है या प्रदेश है इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ये बात हो गई माई बेसिन की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन काल में। कब हुई थी, प्लीस्टोसीन काल में हुई थी। जो नूतन महाकल्प था या नियोजोइक, जिसको एरा बोला जाता है, नूतन महाकल्प या एरोजोइक एरा है, प्लीस्टोसीन काल में जो प्रारंभिक गंगा और यमुना नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी या जो जलोढ़ों के जमाव है, इससे पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार है वो राजस्थान में कितना है, वो है 23.6%। और यहाँ पर जनसंख्या क्या कितनी निवास करती है, 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है और क्षेत्रफल है इसका कम है, जिसके कारण इसका जो जनघनत्व है वो भौतिक स्वरूप जो भौतिक प्रदेश है उनमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो जलोढ़ों का जमाव होने के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो भूमि है या मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। और सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण ये क्या है, कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज हमारा यह कंप्लीट हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हमें हाड़ौती के पठार की। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।